लागू किए जाने के आज 50 साल पूरे हो गए। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। इसे लेकर बीजेपी के देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने इमरजेंसी डायरी नाम की किताब लॉन्च की। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए आपातकाल के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। पीएम मोदी ने इमरजेंसी डायरीज नाम की किताब का भी जिक्र किया जिसमें उनके अनुभवों का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उस समय वो आरएसएस के युवा प्रचारक थे और कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया था और साथ ही कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने देश पर आपातकाल थोपने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अपील की। सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप वही पार्टी और वही पार्टी से जुड़े हुए लोग हो जिन्होंने लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका से लोकतंत्र के भक्षक का काम किया था। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर उसी सोच के साथ अब भी काम करने का आरोप लगाया जिस सोच के साथ आपातकाल थोपा गया था। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल आज भी वही है जो आपातकाल में था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के हमलों पर पलटवार किया है। खड़गे ने मोदी सरकार पर पिछले 11 सालों से अघोषित इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाया है। जो लोग संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं, जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। तो आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें इस वक्त अमित शाह बोल रहे हैं। सीधा वहीं चलते हैं। वाद को प्रस्तापित करने के लिए वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। और ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का, उनकी पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से
तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक सोच जमीन पर उतारने का, एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का काम किया और उसके बाद हम सब जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और इमरजेंसी डालने का मूल कारण भी जो 12 जून का फैसला था वो था। 12 जून को 2 घटनाएं एक साथ हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री के इलेक्शन को खारिज कर दिया। उनको बताया कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। पूरे देश में सन्नाटा छा तो गया। इमरजेंसी को लेकर देश में सियासत चरम पर है। बीजेपी जहां कांग्रेस को इंदिरा सरकार की इमरजेंसी की याद दिलाकर घेर रही है, वहीं कांग्रेस पिछले 11 साल से देश में आपातकाल की बात कर रही है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। इमरजेंसी पॉलिटिक्स जरूर देखिए 7:57 पर। तो 10वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई ने बड़ा ऐलान किया है। अब 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। पहली परीक्षा फरवरी मार्च में और दूसरी परीक्षा मई में होगी। पूरी जानकारी लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं सीबीएसई की इस नई व्यवस्था में किन बातों को शामिल किया गया है? देखिए, जो ये परीक्षा का ऐलान किया गया है, ये बड़ा सुधार है एक तरह से। और जो ये परीक्षा होगी 2 बार होगी। 2026 से इसकी शुरुआत की जाएगी। पहली परीक्षा जो होगी वो फरवरी में होगी और दूसरी जो परीक्षा होगी, सुधार परीक्षा जिसे कहा जा रहा है, वो मई में होगी। और इन दोनों का रिजल्ट भी इसी हिसाब से आएगा। पहली जो परीक्षा होगी उसका रिजल्ट अप्रैल में आएगा और दूसरी सुधार परीक्षा का रिजल्ट जून में आ सकता है। अगर इसमें देखें तो सबसे मेन बात यह है कि 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा होगी इसमें सब्जेक्ट को बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी और मेरिट सर्टिफिकेट जो होगा वो जब सुधार परीक्षा की दूसरी परीक्षा जब हो जाएगा उसके बाद ही जारी होगा। छात्रों को जो री एवेल्युएशन करने की बात होती है उसकी सुविधा भी दूसरी परीक्षा के देने के बाद ही मिलेगी। यानी आपको एक बार से कह सकते हैं कि एक री एवेल्युएशन वगैरह की जो बात होती है वो भी आपको बाद में ही दूसरी परीक्षा के बाद ही मिलेगी। तो ये अभी वैकल्पिक तौर पे शुरू की जा रही है। कोई भी छात्र चाहे तो वो पहली या दूसरी परीक्षा दोनों में शामिल हो सकता है और इसका मकसद जो है वो है कि छात्रों में परीक्षा को लेकर टेंशन, तनाव और दबाव जो है उसको कम करना है और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो परीक्षा में प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है उसके तहत इसका ऐलान किया गया है। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला सीबीएसई की तरफ से लिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी आलोक दे रहे थे। चलिए अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान की। तो भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। कई दिनों की रुकावट के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस के लिए रवाना हो गए हैं। शुभांशु इस मिशन के पायलट हैं। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन गए हैं। यह मिशन इससे पहले 6 बार टाला जा चुका था। यह मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर रहा है। आपको बता दें, इससे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। 28 घंटे की यात्रा के बाद कल शाम भारतीय समय के मुताबिक करीब 4:30 बजे आईएसएस में डॉकिंग करेंगे।
शुभांशु शुक्ला ISS में 14 दिनों तक रहेंगे और रिसर्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला और सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सोशल मीडिया के जरिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो ISS के लिए उड़ान भरने के बाद शुभांशु शुक्ला ने एक वीडियो संदेश भेजा है। इसमें उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वॉट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाहिर तौर पर आज हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 41 साल बाद भारतीय स्पेस से जुड़े हुए जो पायलट हैं वो पहुंच गए हैं अंतरिक्ष में और शुभांशु के माता पिता भी बेटे को स्पेस के लिए रवाना होते देखकर भावुक हो गए। शुभांशु के पिता SD शुक्ला ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि शुभांशु जैसा बेटा हमारे घर में पैदा हुआ। क्या कहेंगे शुभांशु? अरे मिशन सक्सेसफुल है, हम ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर सब मिशन सक्सेसफुल, बहुत अच्छा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी मैकेंजी को बड़ा इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने रिलायंस के फ्यूचर विजन, इनोवेशन, लीडरशिप, टैलेंट के बारे में खुलकर बात की है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस हर 4 से 5 साल में कुछ नया करती है। इस वक्त वो ग्रीन और क्लीन एनर्जी का दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। उनकी सोलर, बैटरी, हाइड्रोजन, बायो एनर्जी को लेकर योजनाएं हैं। डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी उनके मेगा प्लान है। उन्होंने अपनी सफलता के मंत्र भी शेयर किए। उन्होंने कहा कि लाइफ में रिस्क बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जियो को शुरू करना सबसे बड़ा जोखिम था, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क आज उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया है। जियो ने भारत की डिजिटल क्रांति में बड़ा योगदान देकर इतिहास रचा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोच नहीं हो और टीम मजबूत हो तो कुछ भी संभव है। उन्होंने अपनी बिजनेस फिलॉसफी पर भी बातचीत करते हुए कहा कि बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, समाज में बदलाव लाना भी होना चाहिए और नई पीढ़ी के सामने कुछ नया करने की चुनौती है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दालें हुई सस्ती। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सस्ती दालों की। पिछले साल के मुकाबले इस साल दालों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। कई दालों की कीमतें MSP से नीचे बिक रही हैं, लिहाजा ग्राहकों को सस्ती दरों पर दालें खाने को मिल रही हैं और महंगाई के आंकड़ों में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। इस साल दालों का बम्पर उत्पादन देखने को मिला। इतना ही नहीं, दालों का आयात भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पीली मटर दाल को सरकार ने 2026 तक ड्यूटी फ्री आयात के लिए किया हुआ है, तो जिसकी वजह से दालों के दामों पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है। दालों के दाम MSP से नीचे पहुंच गए हैं और यही वजह है कि जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, उन्होंने कल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है उनके साथ बैठक की और ये घोषणा की कि सरकार तूर और उड़द दाल जो है वो MSP के ऊपर खरीदेगी। PSS फंड्स के जरिए ये दालें सरकार खरीदेगी। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दालों के दाम थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन जो उपभोक्ता है उसके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि खासतौर पे कि दालों के दाम पिछले साल के मुकाबले 5% से लेकर के 40% तक उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। उपभोक्ता की जेब पर ये दालें अब काफी सस्ती पड़ रही है और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है सरकार का, वो भी डाटा उसको भी कम रखने में दालें काफी मदद कर रही है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आज आमने सामने होंगे। चीन के किंगदाओ शहर में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से राजनाथ सिंह और पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ शामिल होंगे। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि वो इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान, ग्लोबल पीस और सुरक्षा पर भारत का पक्ष रखेंगे। रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि राजनाथ सिंह बैठक की साइडलाइन पर चीन और रूस समेत कई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन 2001 में हुआ था। भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ। अभी एससीओ में किर्गिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और भारत शामिल हैं। 25-26 जून को चीन की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रियों की 2 दिनों की बैठक होने वाली है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। तो भारत में वजन घटाने वाली दूसरी दवा नोवो नॉर्डिक्स की लॉन्चिंग हो गई है और किस तरह से ये बाजार में पहले से मौजूद दवाओं से अलग है और ये कितनी सुरक्षित है, इसी पर ही खास चर्चा आज हम कंज्यूमर अड्डा में करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।